यस स्टूडेंट्स, ये वीडियोस 12th क्लास के लिए 7 चैप्टर के बाकी बचे हुए, क्योंकि बाकी चैप्टर तो हमने क्या है अपलोड कर दिया है, न्यूमेरिकल्स भी अपलोड कर दिए हैं। तो जो फेजेस कर्व वाला टॉपिक है वो हमने अपलोड नहीं किया। तो ये जो टॉपिक है स्पेशल फेजेस कर्व के ऊपर ही वीडियो बनाई गई है। तो एक साइंटिस्ट था फेजर्स, उसने एक चीज़ देखी। कहता है वोल्टेज और करंट की इक्वेशन के बीच में रिलेशन नोट किए कि वोल्टेज सेम है, आगे है। तो उसको ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट किया, लेकिन उसका जो ग्राफ का रिप्रेजेंट करने का जो तरीका था स्टूडेंट, वो वेव की तरह नहीं था। वो दिखाता वेव ही था, पर वो इस तरह शो करता था। वो कहता है कि मैं इस तरह रिप्रेजेंट करूँगा, ये जो बड़ा सर्किल होगा स्टूडेंट, ये वोल्टेज को शो करेगा, और ये छोटा सर्किल जो है वो करंट के अमाउंट को शो करेगा। मान लो कि वोल्टेज जो है वो वैल्यू है, इक्वेशन है V इज इक्वल V0 साइन ओमेगा टी। तो ये ओमेगा टी एंगल पे वोल्टेज की वैल्यू है जो कितनी है V0। अगर मान लो करंट की इक्वेशन भी यही हो I0 साइन ओमेगा टी, तो वो कहता है कि करंट की इक्वेशन जब यही है तो दोनों का एंगल सेम है, बस वैल्यू छोटी रहेगी, क्योंकि V इज इक्वल क्या होता है IR। तो R की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, और 1 से ज़्यादा होगी, तो इट मीन्स V की वैल्यू जो होगी वो ओवरऑल I से ज़्यादा बनेगी। कुछ रजिस्टेंस ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर R की वैल्यू 1 से कम होती है, वो आप नॉलेज की बात है। फिर आप यही मानें कि आपके जो 12th क्लास में AC करंट है उसके अंदर जो बड़े जो सर्किल हैं वो वोल्टेज के हैं, और छोटे सर्किल जो है स्टूडेंट वो करंट के हैं। तो अब ये क्या कहता है कि मान लो दोनों इक्वेशन सेम है, तो अब आप ये जो लाइन होगी यहाँ तक, ये करंट की है और ये वोल्टेज की है। अगर मान लो करंट जो है वो मान लो बाई चांस इससे π/2 आगे हो, तो वोल्टेज यहाँ होगी, करंट इससे 90 आगे होगी। अगर करंट पीछे है तो करंट इससे π/2 पीछे हो जाएगी। यानी इस तरह उसने वोल्टेज और करंट के क्या किए, ग्राफ बनाए। उन ग्राफ को नाम दिया अपने ही नाम से, फेजस ग्राफ। तो मैं बात करता हूँ पहले प्योर एल सर्किट की। क्या आपके पास प्योर रेजिस्टेंस का कोई सर्किट है? तो प्योर रेजिस्टेंस का जो सर्किट है स्टूडेंट, हम उसकी बात करेंगे। तो इसमें आपको टोटल 7 चीज़ें पढ़नी हैं। 7 चीज़ें कौन सी पढ़नी है? सबसे पहले सर्किट डायग्राम, ऐसा सर्किट जिसके अंदर आपको रेजिस्टेंस दिखना चाहिए कि एक रेजिस्टेंस है वो लगा हुआ है, और वहाँ एक सोर्स लगा हुआ है, उसकी वोल्टेज है V0 साइन ओमेगा टी। तो अब आपका काम है इस रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज और करंट की वैल्यू निकालना, क्योंकि जब तक वोल्टेज और करंट की वैल्यू ही नहीं आएगी तो ग्राफ बनाएगा कैसे। तो उसने वोल्टेज और करंट की वैल्यू नोट करने के लिए पहले काम किया, यहाँ पर अप्लाई किया किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ क्या कहता है कि टोटल वोल्टेज ड्रॉप क्या होगी, आपको याद होगा, टोटल वोल्टेज ड्रॉप 0 होगी। तो सोर्स की वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वोल्टेज दोनों का सारों का अगर इकट्ठा करें, कॉम्बिनेशन करें, तो 0 आएगा। तो V इज इक्वल किसके हो गया, VR के। इट मीन जो सोर्स की वोल्टेज है वही रेजिस्टेंस की वोल्टेज बनेगी। तो ये लो रेजिस्टेंस की वोल्टेज तो निकल गई। आपको क्या लगता है आपने कितने काम कर लिया? आपने 2 काम कर लिए, क्योंकि आपने सर्किट डायग्राम बना लिया और आपने वोल्टेज की इक्वेशन निकाल ली। करंट की इक्वेशन कहाँ से लाओगे? इसके लिए आपके पास स्टूडेंट है ओम्स लॉ, क्योंकि आप रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ लगता है। आपको पता होगा V इज इक्वल IR होता है, तो आप V में R का डिवाइड कर दें, तो जो वैल्यू है V की स्टूडेंट वो क्या आई है, V0 साइन ओमेगा टी। अगर मैं R का डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगी, करंट की वैल्यू बन जाएगी, इसको मैंने लिख दिया I0 साइन ओमेगा टी। तो अब ध्यान से देखें कि ये आपकी वोल्टेज की इक्वेशन भी आ गई और करंट की इक्वेशन भी आ गई। और आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि इसका जो फेज है वो साइन थीटा है, इसका फेज जो है वो भी साइन थीटा है, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। तो स्टूडेंट फेज डिफरेंस क्या है, 0 है। इट मीन्स प्योर रेजिस्टेंस कोई सर्किट है तो उसमें वोल्टेज और करंट साथ साथ चलेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास सर्किट डायग्राम बन चुका है, हमारे पास वोल्टेज की इक्वेशन आ चुकी है, हमारे पास ओम्स लॉ से करंट की इक्वेशन आ चुकी है, और हमने दोनों इक्वेशन का कंपेयर करके फेज डिफरेंस भी निकाल लिया। अब बात करते हैं वेव ग्राफ की, क्योंकि साइन और कोस के फंक्शन है तो वेव तो बन ही सकती है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखें, तो जो वोल्टेज है वो साइन की फॉर्म में है, तो आपको पता है साइन यहाँ से शुरू होता है। तो ये इक्वेशन मान लो वोल्टेज की है। अब करंट की बात करें तो स्टूडेंट करंट भी साइन में है, लेकिन करंट वोल्टेज से तो कम ही होगी, क्योंकि R का डिवाइड किया है। तो एक काम करता हूँ, डिफरेंस बिल्कुल नहीं रखूँगा, लेकिन करंट दिखने में आपको थोड़ी छोटी दिखेगी, क्योंकि करंट की जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो वोल्टेज से कम है, क्योंकि डिवाइड कर दिया गया था रेजिस्टेंस का। तो ये आपका बन गया क्या बोलते हैं, वेव ग्राफ।
अब बात आती है फेजस ग्राफ की। तो मैंने आपको इसका फेजस ग्राफ अभी समझाया था कि दोनों की अगर इक्वेशन सेम है तो भाई ये जो बड़ी वैल्यू है वो वोल्टेज की है, छोटी वैल्यू करंट की है, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही एंगल पे हैं। किस एंगल पे हैं? ओमेगा टी पे। तो ये आपका आ गया फेजस ग्राफ। एक टॉपिक बचा है स्टूडेंट, वो है पावर। तो आपको याद होगा पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई। तो आपको पता है कि प्योर आर के केस में डिफरेंस जीरो होता है। तो जब यहाँ पे कोस जीरो रखा जाएगा तो एवरेज पावर पूरे साइकिल की जो आएगी स्टूडेंट, वो आएगी वी आर एम एस आई आर एम एस। तो प्योर आर के लिए आपने एवरेज पावर भी निकाल ली। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसका नाम है प्योर कैपेसिटर। तो ये आपका स्टूडेंट इस बार प्योर कैपेसिटर टॉपिक है। इस बार मैंने क्या किया है, प्योर कैपेसिटर अटैच किया है। और सबसे पहले मैं काम करूँगा, वोल्टेज की इक्वेशन लगाऊंगा। तो V माइनस वी सी इज इक्वल जीरो। V इज इक्वल है वी सी की, उसकी वैल्यू है वी जीरो साइन ओमेगा टी। तो मेरे पास दो काम हो चुके हैं, मेरे पास सर्किट डायग्राम बन चुका है और मेरे पास वोल्टेज की इक्वेशन आ चुकी है। अब रही बात करंट की, तो आपको पता होगा यहाँ आप ओम्स लॉ नहीं लगा सकते, क्योंकि कैपेसिटर के केस में ओम्स लॉ नहीं काम करता। कैपेसिटर के लिए चार्ज निकलता है Q इक्वल सी वी से। तो यहाँ मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ V की, वो है स्टूडेंट वी जीरो साइन ओमेगा टी। अब करंट अपने को लेके जाए, चार्ज अपने को लेके जाएगा करंट के पास, क्योंकि सब जानते हैं कि करंट जो है वो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो आप इसका डिफरेंशिएशन करके फिर आप करंट की वैल्यू तक पहुंच पाएंगे, तभी आप उसके बीच में ग्राफ बना पाएंगे। तो जल्दी से मैं डिफरेंशिएशन करता हूं स्टूडेंट। तो डी बाई डी टी पढ़ा ही है, मुझे डिफरेंशिएशन करना है, वो इक्वेशन है सी वी जीरो साइन ओमेगा टी की। तो मैं यहाँ से सी वी जीरो बाहर ले लेता हूँ, साइन का डिफरेंशिएशन कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का बन जाएगा ओमेगा, और ये सारी वैल्यू को मैं एक बार लिख लेता हूँ आई जीरो। तो अब भी आपको लग रहा है सेम है, ऐसा नहीं है। ओमेगा टी आप खाली देख रहे हो, पर आप ये नहीं देख रहे ये आगे जो फंक्शन है वो साइन और कोस है। इसका मतलब इस बार वोल्टेज और करंट सेम नहीं है स्टूडेंट। तो इस बार क्या पंगा है इसके अंदर, तो वो चेक करने के लिए मैं काम करता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन 90 प्लस थीटा। थीटा मेरा कितना है, ओमेगा टी, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा स्टूडेंट क्या होता है, कोस थीटा। तो स्टूडेंट आपने ये नहीं सोचा साइन 90 माइनस थीटा भी कोस थीटा होता है, सर आपने 90 माइनस थीटा क्यों नहीं लिखा? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटर के केस में करंट क्या रहती है, आगे रहती है। कैपेसिटर का काम होता है चार्ज स्टोरेज का। आप वोल्टेज ना लगाएं ना लगाएं, उसके पास ऑलरेडी एक चार्ज स्टोर्ड है, उसलिए करंट जो है आगे रहनी चाहिए। तो ये इक्वेशन बता भी रही है कि वोल्टेज और करंट के अंदर करंट जो है वो पाई बाई टू, 90 जो है वो एक्स्ट्रा रह रही है, 90 को पाई बाई टू भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से मैंने फेज डिफरेंस भी बता दिया कि पाई बाई टू का डिफरेंस है, करंट जो है वो आगे है, वोल्टेज जो है पीछे है। और आपको ये भी पता होगा स्टूडेंट कि वो जो करंट होती है उसका नाम होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, जो वहाँ पर ऑलरेडी प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंजिंग के कारण वहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो हमारे पास सर्किट डायग्राम आ गया, हमारे पास वोल्टेज की इक्वेशन आ गई, हमारे पास करंट की इक्वेशन आ गई, हमारे पास फेज डिफरेंस आ गया। अब अगर मैं वेव ग्राफ बनाऊँ तो स्टूडेंट वही बात, वोल्टेज की इक्वेशन साइन की है, साइन का ग्राफ तो यहीं से बनेगा। तो ये इक्वेशन तो होगी वोल्टेज की। अब करंट मुझे ऐसी दिखानी है कि मुझे लगना चाहिए करंट आगे है, क्योंकि करंट की इक्वेशन है कोस में, आपको याद होगा प्लस कोस का ग्राफ यहाँ से बनता है स्टूडेंट। भले वो मैग्नीट्यूड में कम है लेकिन करंट वोल्टेज से आगे है। यही बात अगर मैं फेजेस ग्राफ में दिखाऊं तो स्टूडेंट आप ध्यान से देखें कि वोल्टेज जो है वो भाई साहब वो है ओमेगा टी पे, और करंट इससे कितनी है 90 आगे है। तो करंट 90 आगे है वो ये दिखा रहा है, और वोल्टेज जो है वो कितने पे है, ओमेगा टी पे है। फिर बात आती है पावर की। तो वही बात, एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई। और ये जो फाई है कितना है स्टूडेंट, फेज डिफरेंस कितने का है, 90 का है, और कोस 90 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वी आर एम एस आई आर एम एस कोस 90 जीरो। तो पूरे एक साइक्लिक के अंदर जो एवरेज पावर है स्टूडेंट वो प्योर कैपेसिटर सर्किट की कितनी होती है, जीरो होती है। ओके, क्लियर होगी बात क्या? अब मिलते हैं आगे स्टूडेंट कि आपने किसी को क्या लिखा था, किसी को आपने आई जीरो लिखा था, ये आपको क्या देगा वो मैं बताता हूँ। आप पहले यहाँ से देख लें कि आई जीरो लिखा किसको है, आपने आई जीरो लिखा है ओमेगा सी वी जीरो को। आपने जो आई जीरो वैल्यू लिखी है वो लिखी है ओमेगा सी वी जीरो को। अगर एक बात करें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग,
V इज इक्वल आई आर होता है, तो I इज इक्वल बनता है V बाई आर। तो मैं वही वैल्यू पुट कर रहा हूँ लेकिन कैपेसिटर के लिए। तो कैपेसिटर का R थोड़ी होता है, कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इस R की यहाँ पर नाम चेंज होके बन जाता है XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो अगर आप यहाँ से कंपेयर करें तो आपको पता लग रहा है कि 1/XC की वैल्यू आ रही है ओमेगा सी। इट मीन्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो बनेगा स्टूडेंट वो 1/ओमेगा सी बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्योर कैपेसिटर भी समझ आ गया होगा। तो जो प्योर इंडक्टर है स्टूडेंट, उसकी मैं आपको अभी अलग से एक नई वीडियो दूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बैटरी लो का सिग्नल दिखा रहा है। तो मैं पहले इस माइक की बैटरी चेंज कर लेता हूँ। तो प्योर इंडक्टर जो है वो आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।